बच्चों, कैसे हैं आप? अपनी नई सीरीज़ जिसमें हम पिछले वर्षों में आए बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे, उसी सीरीज़ में आज मैं आपके सामने एक दूसरा पेपर लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मैंने आपको बताया था कि आपका जो पहला प्रश्न आएगा वो बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला होगा। तो इसमें हम जो पहला प्रश्न है, मोलर चालकता की इकाई कौन सी है? देखिए बच्चों, आपको 4 इकाई दी हुई हैं। इनमें से एक इकाई मोलर चालकता यानी लैम्डा m के लिए है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मोलर चालकता की इकाई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है और इसको हम ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी कह देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना है। इसके दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ विद्युत अपघट्य नहीं है। देखिए, सोडियम क्लोराइड धातु और अधातु से बना हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट अधातु और अमोनियम आयन को धातु के बराबर ही माना गया है। और नाइट्रिक एसिड जो कि एक प्रबल अम्ल है यानी विद्युत अपघट्य है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जो यूरिया है ये एक विद्युत अपघट्य नहीं है। जब आप इसको जल में विलय करोगे तो ना तो इसका डिसोसिएशन होगा, तो डिसोसिएशन ना होने की वजह से ये एक विद्युत अपघट्य नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, मेरे हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिप्रासरण या प्रतिलोमन प्रासरण क्या होता है? ये आपके पहले लेसन विलियन से लिया गया है और एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको याद करना चाहिए। प्रतिप्रासरण। देखिए, प्रतिप्रासरण क्या होता है? विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर, देखिए अगर हम किसी विलयन पर प्रासरण दाब पाई से अधिक दाब P आरोपित कर देते हैं तो क्या होगा? विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर प्रासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। देखिए बच्चों, जो प्रासरण की क्रिया है, प्रासरण की क्रिया एक स्वतः होने वाली क्रिया है जिसमें विलायक के अणु किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर चलते हैं अपने आप। लेकिन यदि आप विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब आरोपित कर दें तो प्रासरण की क्रिया विपरीत दिशा में अर्थात विलयन से विलायक की तरफ चलने लगेगी और इसी घटना को प्रतिप्रासरण कहते हैं। विलयन पर प्रासरण दाब पाई से अधिक दाब P आरोपित करने पर प्रासरण की क्रिया विपरीत दिशा में अर्थात
विलयन से विलायक की तरफ चलने लगती है। इस घटना को प्रतिप्रासरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया कि प्रतिप्रासरण किसे कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या होता है। देखिए, इसका उपयोग समुद्री खारे जल को पीने योग्य जल में बनाने में होता है। आप जानते हैं बच्चों कि जो समुद्र का पानी है उसमें बहुत सारे लवण घुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको पी नहीं सकते। लेकिन प्रतिप्रासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस, देखिए आप सभी ने सुना होगा नाम आरओ का। कह देते हैं ना कि भाई हमारे घर में तो आरओ का पानी हम पीते हैं। तो आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिप्रासरण। तो समुद्री खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो समुद्र का पानी है उसको एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किए हुए पात्र में भरकर और उस पर प्रासरण दाब से अधिक दाब पी लगाएंगे, जिससे विलायक के अणु विलयन में से निकलकर विलायक में जाने लगेंगे, यानी जो साफ पानी है वो आपको मिलने लगेगा। तो इसको आप कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मेरे हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान से करना चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे से पूछा गया कि बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम व सूत्र लिखिए। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं उसका नाम आपसे पूछा गया है, अभिकर्मक। ठीक है ना। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हैं ये 5 अभिक्रियाओं में प्रयोग होते हैं। एक का नाम है हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलीकरण। ये 5 जो अभिक्रियाएं हैं आप इनको ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के नाम से पढ़ेंगे। तो देखिए, इनमें से जो नाइट्रीकरण है इसमें जिस इलेक्ट्रोफाइल का यूज होता है वो होता है NO2 पॉजिटिव और इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। देखिए, मैं आपको जो बाकी हैं उनके बारे में भी बता देता हूं। जो हैलोजनीकरण है, हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण, इसमें आपको X पॉजिटिव इसका प्रयोग करना पड़ेगा। नाइट्रीकरण में मैंने आपको बता ही दिया। जो सल्फोनीकरण है यानी सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण, इसमें आपको SO3 का प्रयोग करना होता है और क्योंकि इसमें बाद में H जुड़ जाता है तो आप ध्यान रखिए कि पूरा आपको SO3H ही जोड़ना है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण है, इसमें आपको R पॉजिटिव यानी जो एल्काइल समूह होते हैं उनका धनात्मक भाग प्रयोग करना पड़ेगा। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में RCO पॉजिटिव इसका प्रयोग होता है। तो देखिए, मैंने आपको इस तरह से जो 5 अभिक्रियाएं हैं उनमें किन का प्रयोग होगा वो मैंने आपको बता दिया है। ध्यान रखिएगा, इसमें SO3 अटैच होती है पहले और बाद में इसमें H अटैच होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है कि किसी डाइसैकेराइड या द्विसैकेराइड का नाम और उसका सूत्र लिखिए। देखिए, द्विसैकेराइड में सुक्रोज,
माल्टोज और लैक्टोज ये आते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो आप सुक्रोज को आसानी से याद कर सकते हैं। सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11 होता है। तो सबसे आसान जो डाइसैकेराइड या द्विसैकेराइड है वो सुक्रोज है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि द्विक लवण और संकुल लवण इनके बीच में क्या अंतर होता है। देखिए बच्चों, द्विक लवण और संकुल लवण ये दोनों ही आणविक प्रकृति के यौगिक होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है आप उसको समझ लीजिए। देखिए जो द्विक लवण है ये यौगिक केवल ठोस अवस्था में ही आणविक प्रकृति में होते हैं। जब तक ये ठोस हैं तब तक ये आणविक प्रकृति में होंगे। जलीय विलयन में ये अपने मात्र अणुओं के आयनों में टूट जाते हैं, यानी जिनसे ये बने हुए हैं उनके आयनों में टूट जाएंगे। ये यौगिक केवल ठोस अवस्था में ही आणविक प्रकृति में होते हैं। जलीय विलयन में ये अपने मात्र अणुओं के आयनों में टूट जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोटास फिटकरी। फिटकरी आप सबने देखी हुई है, आप जानते हैं कि ये एक ठोस है। लेकिन जब आप पोटास फिटकरी के सूत्र को देखेंगे तो वो होगा K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि पोटास फिटकरी का सूत्र है। आपको 4 सूत्र दे दिए जाएंगे और उनमें से एक सूत्र पोटास फिटकरी का होगा। पोटास फिटकरी पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट से मिलकर के बनती है। पोटेशियम सल्फेट को जब हम जल में घोलते हैं तो पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन मिलते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट को जब हम जल में घोलते हैं तो एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन मिलते हैं। इसी तरह यदि हमने पोटास फिटकरी को जल में घोल दिया तो आपको वही आयन मिलेंगे जो इनके पेरेंट कंपाउंड्स से मिले थे, यानी आपको पोटेशियम आयन मिलेंगे, एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे और सल्फेट आयन मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक ये ठोस अवस्था में है तब तक ये क्या होंगे, ये आणविक प्रकृति में होंगे। लेकिन जैसे ही आप इनको जल में घोल देंगे तो ये अपने मात्र अणुओं के आयनों में टूट जाएंगे। लेकिन जो संकुल लवण है उनमें ऐसा नहीं होता। ये ठोस और जलीय विलयन अवस्था दोनों में ही आणविक प्रकृति में रहेंगे। देखिए कितना आसान सा अंतर है। ये केवल ठोस अवस्था में आणविक होंगे, जलीय विलयन अवस्था में नहीं होंगे। लेकिन संकुल लवण ठोस व जलीय आयन इन दोनों में ही आणविक प्रकृति में रहते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये इसका उदाहरण है। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इस अगले क्वेश्चन में आपको कोई एक संकुल यौगिक दे करके इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है केंद्रीय धातु की वो आपसे पूछ ली जाएगी। अब देखिए आप ये ध्यान रखना कि यहाँ ये आवश्यक नहीं है कि आपसे यही कंपाउंड आपसे दिया जाए, आपको कोई भी कंपाउंड दिया जा सकता है। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी आयन के लिए केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कैसे करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ कंपाउंड कोई और भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि यदि कोई उदासीन संकुल यौगिक है तो उसमें उपस्थित सभी
परमाणुओं या आयनों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग सदैव 0 होगा। एक तो ये नियम ध्यान रखना है। दूसरा, यदि आपको कोई आयन दिया जाता है, जैसे कि आपको यहां दिया हुआ है Ni4 ऑफ Cn -2 नेगेटिव चार्ज। यदि आपको कोई आयन दिया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि सभी परमाणुओं और आयनों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग संकुल आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। तो देखिए, जैसे आपको यहां एक धातु दी गई है Ni और एक आयन दिया हुआ है Cn, तो इन सब की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग -2 के बराबर होगा। अब मान लीजिए कि केंद्रीय धातु Ni की ऑक्सीकरण संख्या x है। चूंकि ये अननोन है ना, इसके बारे में हमें पता नहीं। तो देखिए, अब अगर हम नियम लगाएं इसमें, तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Cn की ऑक्सीकरण संख्या इंटू 4, क्योंकि ये 4 है ना यहाँ पर, ये किसके बराबर होनी चाहिए? -2 के, जो इस पर आवेश है इसके बराबर होगा। तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या आपने अभी x मानी है। जो Cn है, इस आयन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है। क्योंकि ये संख्या में 4 है तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना हुआ? -4, ठीक है ना। तो x -4 इज इक्वल -2। जब हम -4 को इधर लेकर के जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल -2 + 4, और इसको सॉल्व करने के बाद आया +2, यानी यहां केंद्रीय धातु निकिल की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो देखिए बच्चों, ये 2 नियम आपने कक्षा 11 में भी पढ़े थे। मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही आएगा, कोई भी आ सकता है। तो आपको 2 नियम ध्यान रखने हैं कि किसी उदासीन संकुल यौगिक के सभी परमाणुओं व आयनों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग सदैव 0 होता है, और इसी तरह किसी संकुल आयन के सभी परमाणुओं या आयनों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उसके आवेश के बराबर होता है। आपको ये 2 नियम याद रखने पड़ेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया, ये एक फार्मूला आपसे पूछ लिया गया। मेरा मानना है कि इस फार्मूले के ऊपर आपको हो सकता है कि आंकिक प्रश्न ही मिल जाए। आपसे पूछा गया है कि प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया या अभिक्रिया, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र लिखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। मेरा मानना है कि इसमें से कुछ ना कुछ या तो इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर ये फार्मूला ही आ सकता है। तो आपको ये फार्मूला बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। देखो बच्चों, जो T½ है यानी अर्ध आयुकाल, ये बराबर होता है 0.693 अपॉन k, यानी वेग स्थिरांक के। इस फार्मूले को मत भूलना, ये इम्पोर्टेंट है। मेरा मानना है कि इसके ऊपर आंकिक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, जिसमें आपको k दिया गया होगा तो T½ पूछ लेंगे, T½ दिया होगा तो आपसे k पूछ लेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र लिखिए। तो आपको बताना है कि T½ इज इक्वल 0.693 अपॉन k। देखिए बच्चों कितना अच्छा है, 2 नंबर आपके पक्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे से पूछा गया
सारा पेपर ही ऊपर चला गया। मैं इसको एक बार नीचे कर देता हूँ आपके लिए। बहुत मुश्किल है बच्चों, इतना आसान नहीं है। कहाँ गया ये क्वेश्चन, कहाँ गया? आप सोचते होंगे कि बहुत बड़ी आसानी से टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए टीचर बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप भी थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आप बहुत आसानी से जो बोर्ड का एग्ज़ाम है इसको क्रैक कर सकते हैं। इसमें बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं आता, ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक और कंपाउंड दे दिया गया। देखो बच्चों, एक ही साल में एक ही तरह के दो क्वेश्चन पूछ लिए गए। अभी आपसे Ni और Cn होल 4 डाई नेगेटिव के बारे में पूछा गया था। अब आपसे पूछ लिया गया ये K4 FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। देखिए, एक ही पेपर में एक ही तरह के दो क्वेश्चन है ना, आसान आपके लिए। तो जैसे मैंने आपको वहाँ आयन वाला सूत्र बताया था, यहाँ पर उदासीन यौगिक वाला सूत्र है। यानी जो ये उदासीन यौगिक है इसके सारे परमाणुओं और आयनों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 के बराबर होगा। तो मान लीजिए कि जो Fe है, Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है। आप ये ध्यान रखना कि जो भी ऑक्सीकरण संख्या अननोन है आप उसे x मानेंगे। तो देखिए, सूत्र के अनुसार K की ऑक्सीकरण संख्या इंटू 4, क्योंकि ये 4 है, प्लस Fe की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Cn की ऑक्सीकरण संख्या इंटू 6, क्योंकि ये 6 है। तो इन सब का टोटल किसके बराबर आएगा? 0, क्योंकि ये उदासीन है। देखो बच्चों, अगर ये आयन होता तो आप उसके आवेश के बराबर रखते, अगर ये उदासीन है तो 0 के बराबर रखेंगे। तो कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि जितनी भी क्षारीय धातुएं हैं उन सब की ऑक्सीकरण संख्या यौगिक अवस्था में +1 होती है। तो K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई? +1। अब क्योंकि ये 4 हैं तो इंटू 4, प्लस Fe की ऑक्सीकरण संख्या हमने x मान ली है। Cn की ऑक्सीकरण संख्या -1, अभी मैंने आपको बताया था कि Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है। इनकी संख्या 6 है तो इंटू 6, और ये सब टोटल किसके बराबर होगा? 0 के। सॉल्व कर लीजिए, +4 + x - 6 = 0। तो सीधी सी बात है, x = +2 आ गया। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 नंबर पक्के। तो आप देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर आता है वो बहुत आसान आता है। बस थोड़ी सी बात है कि आपने ध्यान से उसको समझना है। अब आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नंबर होते हैं, एक ऑक्सीडेशन जो हम अभी ऊपर निकाल रहे थे, एक होता है कोऑर्डिनेशन। देखिए बच्चों, किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु लिगेंड्स के साथ जितने आबंध बनाती है उसको समन्वय संख्या कहते हैं। किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु लिगेंड्स के साथ जितने आबंध बनाती है तो उसे समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है ना? अब जो संकुल हमें दिया गया है उसमें 6 एक दंती लिगेंड्स हैं, यानी जो एक बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसे ऐसे 6 लिगेंड्स हैं, तो इसका मतलब वो 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो इसकी वजह से इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 6 होगी।
ठीक है ना बच्चों। देखो, अगर सारे एक दंती लिगेंड्स हैं तो जितना उनका नंबर होगा उतना ही समन्वय संख्या होगी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। लेकिन अगर कोई द्विदंती हुआ तो वो एक अकेला 2 बॉन्ड बनाएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक आंकिक प्रश्न है, ठीक है ना। और पिछले पेपर में भी मैंने आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो समझाया था। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। ध्यान रखना, इस तरह की कम से कम एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा। तो इस तरह की, यानी जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है, उसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि बहुत कॉमन है इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ जाना। तो यहां आप इस न्यूमेरिकल को पढ़िए एक बार, फिर मैं आपसे बात करूंगा। पढ़ लिया। चलिए देखिए, आपको क्या कहा गया है। प्रथम कोटि की एक रासायनिक अभिक्रिया 100 मिनट में, यानी आपको टाइम दिया हुआ है 100 मिनट में 99% विघटित हो गई, तो बची कितनी? 1%। 99% विघटित हो गई तो बची 1% ना। तो मान लीजिए इस अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है, 100 है। तो जब वो 99% तक विघटित हो गई है तो बची कितनी? 100 में से 99 माइनस करो आप, तो कितनी बचेगी? 1%। यानी अगर हम प्रारंभिक सांद्रता 100 लेकर चल रहे थे तो बची कितनी? 1। ठीक है ना। तो हमारे पास R0 है 100, R है 1, K आपसे पूछा गया। सिंपल न्यूमेरिकल, वेरी सिंपल। ध्यान रखना बच्चों, आएगा इस तरह का न्यूमेरिकल। तो आपके पास एक सीधा सा फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू 0.303 अपॉन T इंटू log R0 अपॉन R। T क्या है? जो दिया गया समय, यानी जो आयु है। R0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता 100। R क्या है? बची हुई सांद्रता यानी 1। और K क्या है? वेग स्थिरांक। आप इसमें वैल्यूज पुटअप करिए। 2.303 अपॉन 100 इंटू log 100 अपॉन 1। log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2। ये तो आपको वैसे भी याद हो जानी चाहिए। तो log 100 की वैल्यू कितनी है? 2, आपने रख दी। तो 2.303 इंटू 2 अपॉन 100, इसको आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जो पहला पेपर था उसमें भी बताया था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको 2 जगह समय की आवश्यकता होगी, एक तो टाइम और एक वेग स्थिरांक। 2 जगह आपको समय की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान रखना बच्चों, गलती मत करना। यदि आपको समय और के दोनों दिया हुआ है तो ये अवश्य देख लेना कि क्या दोनों की इकाई समान है। अगर आपको समय और के दोनों दिया हुआ है
तो ये अवश्य देख लेना कि क्या दोनों की इकाई समान है। और अगर आपको कोई एक चीज दी हुई है तो बेफिक्र हो जाना, आप उसी की इकाई में दूसरे की इकाई निकाल देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इसको गलती मत करना। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे से दो परिभाषाएं पूछी गई हैं। जो पहली परिभाषा है वो हमारे से पूछी गई है चालकता की, यानी कंडक्टिविटी। देखो बच्चों, कंडक्टिविटी या चालकता को हम ग्रीक अल्फाबेट कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा, आपको हंसी आई होगी, है ना? मूर्ख, अरे ये ग्रीक अल्फाबेट है कप्पा, ठीक है ना? चलिए, तो चालकता की जो परिभाषा है वो दो परिभाषाएं हो सकती हैं। एक परिभाषा हम फिजिक्स में प्रयोग करते हैं, एक परिभाषा हम केमिस्ट्री में प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपसे इसकी परिभाषा पूछ ली गई तो आपको मेरा सुझाव है कि आप दोनों ही लिख दीजिए। देखिए पहली क्या है, किसी विलयन की प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, किसी विलयन की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस विलयन की चालकता कहते हैं। जो उसकी प्रतिरोधकता है यानी विशिष्ट प्रतिरोध है, उसका व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? चालकता या कंडक्टिविटी। तो आप कह सकते हैं कि कप्पा इज इक्वल होता है 1/ρ। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, जिसको हम सीमन्स सेंटीमीटर इनवर्स भी कह देते हैं। तो अगर आप ये परिभाषा लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। और केमिस्ट्री के सापेक्ष में जो हम परिभाषा देते हैं वो ये है, विद्युत अपघट्य विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित आयनों के चालकत्व को उसकी चालकता कहते हैं। देखिए आपने क्या किया कि आपने दो इलेक्ट्रोड प्लेट्स ली जिनका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है दोनों की। और आपने इन दोनों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया। तो अब जो ये आयतन बना अंदर का, ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एकांक आयतन। अब इस एकांक आयतन में विद्युत अपघट्य के जितने भी आयन होंगे उनका जितना भी चालकत्व होगा उसको आप कहेंगे चालकता। ठीक है ना? समझ में आ गई बात आपको? अब देखिए दूसरा जो आपसे बात पूछी गई है इसी प्रश्न में वो है सेल स्थिरांक यानी जी स्टार। बहुत ही खतरनाक है ये बच्चों, क्योंकि पूरा सेल इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जो सेल स्थिरांक है जी स्टार, आप कहेंगे, इसकी जो परिभाषा है उसमें आप कहेंगे कि इकाई क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी यानी L, ये वाली जो दूरी है, और क्षेत्रफल के अनुपात यानी A, एरिया को सेल स्थिरांक कहते हैं। दो इलेक्ट्रोड प्लेटों के बीच की दूरी L तथा उनके पृष्ठ क्षेत्रफल यानी A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। और इसकी जो इकाई है जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं वो सेंटीमीटर इनवर्स है। ध्यान रखना, अगर ये SI में होगी तो मीटर इनवर्स होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो भी एक न्यूमेरिकल है।
अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 50% यूरिया वेट बाई वॉल्यूम, यानी जो विलेय है वो ग्राम में होगा, जो विलायक है वो किस में होगा, लीटर में या ml में, के घोल के प्रासरण दाब की गणना करिए। यूरिया का आणविक द्रव्यमान 60 ग्राम पर मोल और R की वैल्यू कांस्टेंट है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। देखिए बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस ये तापमान है, और आपको पता है कि तापमान हम हमेशा किस में इस्तेमाल करते हैं, केल्विन में। तो इसके लिए डिग्री सेल्सियस में 273 आप जोड़ दीजिए तो आपको केल्विन में ताप मिल जाएगा। 50% यूरिया, जो परसेंटेज है सारा खेल इसी का है बच्चों, कितने परसेंट आपके आएंगे सब पूछेंगे यहाँ पे, कितने परसेंट आए, तो परसेंटेज तो अब आपको पता होनी चाहिए। 50% का मतलब है कि अगर आपके पास 100 ml का सॉल्यूशन है तो उसमें 50 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट, और 50 ml होगा सॉल्वेंट। ठीक है ना, दोनों आधे आधे हैं, जितना सॉल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट है। तो WB हो गया 50 ग्राम, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है 60, R की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई आपको निकालना है, वॉल्यूम कितना है 50 ml। तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में 1000 से भाग करके। फार्मूला आपके पास है पाई इज इक्वल WBRT अपॉन MBV, WBRT अपॉन MBV। WB क्या है, सॉल्यूट का भार, R क्या है, गैस नियतांक, T तापमान, MB क्या है, विलेय पदार्थ यानी सॉल्यूट का अणुभार, V क्या है, आयतन। तो WB आपने रख दिया 50 ग्राम, R की वैल्यू आपने रख दी 0.0821, टेम्परेचर आपने रख दिया 300, MB रख दिया 60, और वॉल्यूम कितना है 50 इंटू 10⁻³ लीटर। बच्चों ये ध्यान रखना कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन आएंगे उसमें वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही होगा, हर हालत में वो लीटर में होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.21 एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया कि डी ब्लॉक तत्वों की 4 विशेषताएं बताइए। इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे ये सभी धातु हैं, ये सभी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं दिखाते हैं 1 से ज़्यादा, ये अधिकतर अनुचुंबकीय हैं यानी चुंबक की ओर हल्के से आकर्षित होते हैं, ये और इनके यौगिक बहुत अच्छे उत्प्रेरक हैं। आप जितने भी उत्प्रेरक देखेंगे वे सभी या तो डी ब्लॉक धातुएं हैं या इनके यौगिक हैं, और ये प्राय रंगीन आयन बनाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, आपको जो भी याद आ जाए आप उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान रखना बच्चों, आपका सिर का दर्द बनेगी, तो बहुत ध्यान से इसको अच्छे से इसको याद करना, अपना पूरा जोर इस पर लगाना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आएंगे वही आपके सिर का दर्द बनेंगे। जैसे फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय है, मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। फिनॉल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं, ये बात सच है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्यों होते हैं भाई। तो देखिए आपको इसमें क्या लिखना है कि अल्कोहल्स की तुलना में फिनॉल्स अधिक अम्लीय होते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं। इसके देखिए 2 कारण हैं।
दोनों कारण आप अच्छे से समझ लें और इसको याद कर लें। पहला कारण क्या है कि फिनॉल्स में जो बेंजीन नाभिक होता है उसके पास ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, -I प्रभाव। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो OH आबंध है ये दुर्बल हो जाएगा। फिनॉल्स में -I प्रभाव वाले बेंजीन नाभिक के कारण OH आबंध दुर्बल हो जाता है, जिससे प्रोटॉन का निष्कासन आसान हो जाता है। एक तो ये कारण है। देखिए जो एल्काइल समूह हैं इनमें +I इफेक्ट होता है, बेंजीन नाभिक में -I इफेक्ट है। तो एल्काइल समूह अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देंगे। ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे ये प्रोटॉन को आसानी से जाने नहीं देगी, मजबूती से पकड़ लेगी। फिनॉल में उल्टा होता है। जो बेंजीन नाभिक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और प्रोटॉन का रिलीज आसान हो जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है, जब आप अल्कोहल का जल अपघटन करेंगे तो इससे एल्कोक्साइड आयन बनेगा, RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन, और इसमें अनुनाद नहीं हो सकता, जिसके कारण ये अस्थायी होते हैं, इसलिए अपने प्रोटॉन को वापस मांग लेते हैं। जबकि फिनॉल में जल अपघटन के पश्चात अनुनाद द्वारा स्थायी फिनॉक्साइड आयन बनते हैं, यानी अगर प्रोटॉन चला भी गया तो भी रेजोनेंस या अनुनाद इसको स्थायी कर देगी, तो इसलिए ये बना रह सकता है। तो इन दो कारणों की वजह से जो फिनॉल्स हैं वो अल्कोहल से अधिक अम्लीय हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो आयुपैक नेमिंग का आ गया। आपको एक ईथर का IUPAC नाम लिखना है। देखिए बच्चों, मैं आपको सलाह दूंगा कि ईथर्स हैं, एनहाइड्राइड्स हैं, इसके अलावा अमाइंस हैं, अमाइड्स हैं, एस्टर्स हैं। कौन कौन? एक तो ईथर, एक एनहाइड्राइड, एक एस्टर्स, एक एमाइंस और एक एमाइड्स। इनके जो आयुपैक नेम है वो आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इनकी नेमिंग बिल्कुल अलग तरह से होती है, इनमें अलग नियम प्रयोग होते हैं, तो इनसे आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ईथर हैं या एमाइंस हैं या एमाइड्स हैं, एस्टर्स भी हैं, एनाइड्राइड्स भी हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लेना एक बार। देखिए जो ईथर्स हैं इनका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। जो कम कार्बन वाला एल्काइल समूह है उसका नाम एल्कोक्सी होगा, जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसका नाम एल्केन होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ दोनों में सेम कार्बन है, तो आप किसी को भी एल्कोक्सी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी एल्केन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर किसी समूह के पास कम कार्बन है तो वो एल्कोक्सी बनेगा, ज़्यादा कार्बन है तो वो एल्केन बनेगा। जैसे अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया गया CH3O C2H5, इसमें एक कार्बन है तो ये मिथॉक्सी बनेगा, एल्कोक्सी। इसमें दो कार्बन है तो ये इथेन बनेगा, यानी एल्केन। छोटा ग्रुप एल्कोक्सी, बड़ा ग्रुप एल्केन। यहाँ सेम है
तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, हमने कह दिया इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किसका प्रासरण दाब अधिक होगा, 0.1 मोलर यूरिया या 0.1 मोलर NaCl? ये जो प्रश्न है ये वेंट हॉफ फैक्टर पर निर्भर है। देखिए, जिस यौगिक का वेंट हॉफ गुणांक अधिक होगा उसका प्रासरण दाब भी अधिक होगा, यानी जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उन्हीं के ज़्यादा होंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि पाई इज इक्वल ICRT है। अब देखिए C तो दोनों का सेम है 0.1, R कांस्टेंट होता है, T भी दोनों के समान होंगे, तो पाई किस पर डिपेंड करेगा, I पर। तो जिसका I अधिक है उसका प्रासरण दाब भी अधिक होगा। अब आप जानते हैं कि जिन विलेय पदार्थों का अवघटन होता है, डिसोसिएशन, उनके लिए I 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना। जिनका संघनन होता है उनके लिए 1 से कम होता है, और जिनका दोनों में से कुछ भी नहीं होता उनके लिए 1 होता है। तो क्योंकि यहाँ अपघटन हुआ, I 1 से ज़्यादा होगा तो ये बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl के लिए ही प्रासरण दाब अधिक होगा। देखिए बच्चों, इसीलिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिन मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है उनको नमक कम लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो नमक लेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि इथेनामाइन की अभिक्रिया, एक तो आप दीजिए हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ और एक आप दीजिए NaNO2 और HCl के साथ। देखो बच्चों, ये जो परीक्षण है हिंसबर्ग परीक्षण इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है अलग से भी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है ना। एक क्वेश्चन हुआ 1 नंबर का कि हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, एक क्वेश्चन हुआ। अब देखिए, जो 1 डिग्री अमाइन है, प्राथमिक अमाइन 1 डिग्री जिनमें NH2 समूह होता है, वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ सल्फोनामाइड बनाते हैं, अमाइड बनाते हैं, और ये KOH में विलेय होता है। प्राथमिक अमाइन जब हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो विस्थापित सल्फोनामाइड बनाएंगे जो कि KOH में सोल्यूबल होगा। ठीक है ना, जैसे कि हमने यहां बनाया, ये N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है, यहां से H और यहां से Cl, ये आपको बाहर निकालना है, बाकी सब जुड़ जाएंगे। आपका आंसर हो गया। मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा आगे की तरफ कि यदि आपसे पूछ लिया गया कि हिंसबर्ग अभिकर्मक से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइनों में कैसे अंतर करेंगे, तो देखिए प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ विस्थापित सल्फोनामाइड बनाते हैं जो कि KOH में सोल्यूबल है इस H की वजह से। 2 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ विस्थापित सल्फोनामाइड बनाएंगे, लेकिन वो KOH में विलेय नहीं होंगे। जो प्राथमिक अमाइन है उनका अमाइड विलेय होगा, जो द्वितीयक अमाइन है उनका अमाइड विलेय नहीं होगा। जबकि जो 3 डिग्री
अमाइन होंगे वो अभिक्रिया ही नहीं करेगा। तो देखिए बच्चों, आप इस टेस्ट को भी अच्छे से याद कर लेना। अब बारी आती है कि जो इथेनामाइन है वो सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, सोडियम नाइट्राइट और HCl जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रस अम्ल बनाते हैं। क्या बनाएंगे? नाइट्रस अम्ल। ठीक है, देखिए कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा, हमेशा ये मिलेगा। इन दोनों का मतलब है नाइट्रस अम्ल। और जब हम किसी प्राथमिक अमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अल्कोहल बनेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो ग्लूकोज है उसकी आप संरचना बनाइए और बताइए कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह है ना। तो देखिए बच्चों, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वो होता है CHO CHOH होल 4 CH2OH। ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज का खुली श्रृंखला वाला सूत्र बनाइए, खुली श्रृंखला वाला, तो देखिए आपको बनाना है CHO, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन हमेशा CH2OH होगा। ठीक है, देखिए अब ये होगा HOH OH HOH HOH, ये खुली श्रृंखला वाला है। तो आप ये भी दे सकते हैं या ये भी दे सकते हैं कि जो आपको याद रह जाए आप उसे दे दीजिए। आपको बताना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक समूह है, आप ये कैसे बताएंगे। तो इसके लिए आप ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN से करा दीजिए, जिससे साइनोहाइड्रिन बनेगा और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक समूह है। आप चाहें तो रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। देखिए अगर आप CHO CHOH होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, अगर आप इसकी रिएक्शन HCN से कराएंगे तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे, इससे इसके पास ऋणावेश और इस कार्बन के पास धन आवेश आएगा। तो H चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और CN चला जाएगा इस कार्बन के पास। तो क्या बनेगा? CHOH और यहाँ लगा हुआ है CN, बाकी सब सेम है। CHOH होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। इससे ये पता लगता है कि ग्लूकोज के पास एक एल्डिहाइडिक समूह है। ठीक है ना। ये जो एल्डिहाइडिक समूह है इसके बारे में आपको पता लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। प्रोटीन का विकृतीकरण, ज्विटर आयन और प्रोटीन के उपयोग। देखिए बच्चों, मेरा मानना है कि जो प्रोटीन का विकृतीकरण है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर याद करिए। देखिए ये होता क्या है। प्राकृतिक प्रोटीन में ताप, pH मान आदि परिवर्तनों द्वारा जैविक सक्रियता खो देने की घटना को विकृतीकरण कहते हैं। अगर आप किसी प्रोटीन को गर्म करें, उसका pH मान बदल दें या इस तरह के कुछ और परिवर्तन कर दें तो प्रोटीन की जो जैविक सक्रियता है जिसके लिए वो बना है वो उसे खो देता है और इसी घटना को प्रोटीन का
विकृतीकरण कहते हैं। देखो बच्चों, जब विकृतीकरण होता है तो उस समय प्राथमिक संरचना, ध्यान रखना, प्राथमिक संरचना के अलावा बाकी सभी संरचनाएं यानी सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, तीनों जो संरचनाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। केवल प्राथमिक संरचना बची रह जाती है। जैसे अगर आप किसी अंडे को उबालते हैं तो उसके अंदर जो स्कंदन की क्रिया होती है, वो जो उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है वो सारा का सारा ठोस हो जाता है। तो ये एक विकृतीकरण का उदाहरण है। इसके अलावा जब आप दूध से दही बनाते हैं तो ये भी प्रोटीन का विकृतीकरण है। अब हम आते हैं ज्विटर आयन पर। ज्विटर आयन या उभयाविष्ट आयन। देखो बच्चों, किसी आयन में या तो धनावेश होता है या उसमें ऋण आवेश होता है। लेकिन अगर कोई आयन ऐसा हो जिसमें धनावेश व ऋणावेश दोनों ही प्रकार के आवेश हों तो उसको ज्विटर आयन या उभयाविष्ट आयन कहते हैं। धनावेश व ऋणावेश दोनों आवेश रखने वाले आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। जो अमीनो एसिड्स हैं, जो अमीनो अम्ल हैं, वो सभी ज्विटर आयन बनाते हैं। जैसे NH3 पॉजिटिव, CHR, COO नेगेटिव, ये ज्विटर आयन का एग्जाम्पल है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। प्रोटीन का उपयोग। देखो बच्चों, जो प्रोटीन है वो जंतुओं के लिए, यानी जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है। यानी उनकी जो बॉडी है वो मेनली प्रोटीन से बनती है। एक तो ये हुआ। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। जो अधिकतर एंजाइम हैं वो भी प्रोटीन से बनते हैं। इसके अलावा जो रोगों से लड़ने वाली एंटीबॉडीज होती हैं हमारे उसमें, वो भी प्रोटीन से बनती हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जो बेंजल्डिहाइड है, आप उसकी स्ट्रक्चर बनाइए और बताइए कि बेंजल्डिहाइड कैसे अभिक्रिया करता है हाइड्रोजीन टोलेंस अभिकर्मक और सांद्र NaOH से। ये आपको बताना है। देखो बच्चों, जो इसमें टोलेंस अभिकर्मक वाली जो इक्वेशन आएगी ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बेंजल्डिहाइड है इसकी संरचना है बेंजीन रिंग के साथ एक CHO, यानी C6H5CHO। बेंजीन रिंग के साथ अगर एक CHO जुड़ा हुआ है तो आप इसे कहेंगे बेंजल्डिहाइड। अब ये हाइड्रोजीन से कैसे क्रिया करेगा? हाइड्रोजीन से इसमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया में जल का एक अणु बाहर निकलता है। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2, जल का अणु बाहर चला गया, ये पूरा हिस्सा यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन की जगह, यानी NNH2 ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा। इसी तरह टोलेंस अभिकर्मक के साथ, देखो बच्चों, टोलेंस अभिकर्मक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी न किसी रूप में एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, टोलेंस अभिकर्मक से क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हम किसी एल्डिहाइड को, किसी भी एल्डिहाइड को टोलेंस अभिकर्मक जिसका क्रिया करने वाला भाग Ag2O है के साथ गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड का तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ऑक्सीकरण, और टोलेंस अभिकर्मक अपचयित हो जाता है रजत दर्पण में। तो इसलिए इसको रजत दर्पण परीक्षण भी कह देते हैं। ये एग्जाम में इस नाम से भी आ जाता है।
अब बारी आई सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया। ध्यान रखना बच्चों, ये कैनिजारो अभिक्रिया है, कैनिजारो, क्योंकि जो बेंजल डिहाइड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया दिखा सकता है। और कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन न रखने वाले किसी एल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं, जिससे एक अणु का अपचयन होगा और वो अल्कोहल में बदल जाएगा। जैसे यहाँ बेंजाइल अल्कोहल बन जाता है, और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होगा जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण में बदल जाएगा, सोडियम बेंजोएट, यानी ये बेंजोइक एसिड का लवण है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, ये भी लगभग उसी की तरह का क्वेश्चन है। इसमें बेंजल डिहाइड की जगह एसिटल डिहाइड का प्रयोग कर लिया गया, और आपसे पूछा गया कि जो एसिटल डिहाइड है वो अलग अलग अभिकर्मकों से कैसे क्रिया करेगा। तो सबसे पहले इसमें पूछ लिया गया कि एसिटल डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो एसिटल डिहाइड है इसका IUPAC नाम होता है इथेनल। ठीक है। फिर आपको बताना है कि ये NaHSO3 NaOH और हाइड्रोजीन से कैसे क्रिया करेगा। तो ये लगभग थोड़े से डिफरेंस के साथ जो पहले वाला प्रश्न हमारे पास था उसी के जैसा ये है। तो देखिए, जो नाम है वो आपको पता लग गया कि इसका नाम क्या है, इथेनल। अब आपसे पूछा गया कि ये कैसे अभिक्रिया करेगा। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, यानी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो देखो बेटा, ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। होगा क्या कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये Na नेगेटिव ऑक्सीजन के पास और ये HSO3 पॉजिटिव CH के पास चला जाएगा। तो इस तरह से एक एडिशन कंपाउंड बन गया। लेकिन क्योंकि एसिड्स अल्कोहल के मुकाबले ज़्यादा अम्लीय होते हैं, तो ये धातु यहाँ चली जाएगी और ये प्रोटॉन यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एक सॉल्ट बनेगा। अब देखिए, एसिटल डिहाइड NaOH के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। देखिए, ये आ गया एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने आपको जो पिछला पेपर डिस्कस में जब मैं कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो नाम अभिक्रियाएं हैं वो अक्सर एग्जाम में आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एल्डोल संघनन है ये आ गया। इसमें आप क्या करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त किसी एल्डिहाइड के दो अणु लेंगे, ये हो गए दो अणु, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, और इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ कराएंगे। तो क्या होगा, पहले की तरह ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। इस ऑक्सीजन के पास ये प्रोटॉन जाकर के OH बना देगा, और ये बाकी नाभिक स्नेही समूह इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो देखिए क्या बना, CH3 CH, इसके पास ये OH आ गया, CH2 और CHO। यहां आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, इसका हाइड्रोजन ही यहां जाएगा।
अगर इस अल्फा कार्बन से पहले भी कुछ कार्बन हो तो उनको आप नीचे की तरफ मोड़ दोगे। ये जो अल्फा कार्बन है यही इसके सामने आना चाहिए, तो इससे एल्डोल बनेगा, जिसको आप जब गर्म करेंगे तो इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा, विलोपन अभिक्रिया होगी। जो अल्फा कार्बन है वो अपना OH और जो बीटा कार्बन है वो अपना H यहाँ से खो देंगे और एक अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बन जाएगा। तीसरी अभिक्रिया में आपको एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया करानी है हाइड्रोजन से। हमने ये अभी ऊपर बेंजल्डिहाइड में भी की थी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, पानी बाहर निकलेगा और इस ऑक्सीजन की जगह ये सारा ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोबेंजीन यानी हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हेलो एल्केन, देखिए ये हेलो एल्केन को रिप्रेजेंट करता है, हेलो एल्केन, और ये हेलो एरीन को रिप्रेजेंट करता है, हेलो एरीन। तो आपसे ये पूछा गया है कि हेलो एरीन हेलो एल्केन की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से नहीं दिखाती, क्यों? पहले हम इस बात की, इस जो पार्ट का जो आंसर है उसको देखेंगे। हेलो एरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हेलो एल्केन की तुलना में कम होती हैं, क्यों? देखिए इसके दो कारण हैं। पहला कारण थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ध्यान से समझना। बेंजीन नाभिक का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देखिए जो बेंजीन नाभिक होता है ये, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इसके चारों तरफ यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे चारों तरफ पूरी तरह से इसको घेरे रखते हैं। तो बेंजीन नाभिक का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाभिक स्नेही के बैक साइड आक्रमण को रोक देता है, यानी जो न्यूक्लियोफाइल है ये सामने से तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये हैलोजन इसको रोकता है, ये पीछे से भी नहीं आ सकता क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इसको रोकता है। तो इसके कारण SN2 क्रियाविधि संभव नहीं होती। SN2 क्रियाविधि में क्या होता है, जो बैक साइड अटैक है वो होता है, तो यहां ये संभव नहीं होती। दूसरी तरफ यहां SN1 अभिक्रिया भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि आयनन के बाद जो फिनाइल कैटायन बनता है वो अस्थायी होता है, तो यानी ना तो इसमें SN1 हो सकती है ना इसमें SN2 हो सकती है, और इसी वजह से इनके अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं होती। तो बच्चों मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस आज पेपर में डिस्कस किए हैं, आप इनको ध्यान से समझ करके याद करिएगा।